चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई की ओर से केशव गोरे स्मारक ट्रस्ट गोरेगांव में रविवार 29 जून 2025 को प्रोफेसर रामबश की पुस्तक मेरे लिए नामवर जी पर चर्चा हुई। प्रस्तुत है शामी एम इरफान की रिपोर्ट। प्रोफेसर रामबश जी जेएनयू से किताबों का संपादन कर चुके हैं और आपके शोधपरक लेख पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। बिल्कुल किनारे बैठे हैं सुरेश शर्मा जी। सुरेश जी दिल्ली में सांध्य टाइम्स के संपादक पद से सेवानिवृत्त हुए, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का इवनिंग पेपर रहा है, और आप इंडियन डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आपको बेस्ट फिल्म क्रिटिक के रूप में नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा आपने 2 दर्जन डॉक्यूमेंट्रीज पटकथा लिखना, निर्माता, निर्देशन कई रूपों में जुड़े रहे हैं, और उसमें से कई डॉक्यूमेंट्रीज दूसरे बहुत बड़ी शख्सियत के चित्रण पे रही है, उस पर आधारित रही है। जैसे आपने नामवर सिंह पे भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, बहादुर शाह जफर, गांधी इन वर्धा विश्वविद्यालय में आप डीन भी रहे हैं, संगीतकार खयाम, संगीतकार रवि, शम्मी कपूर, बी.आर. चोपड़ा, विमल राय के देवदास, ये चंद नाम मैंने बताया है जो आपके काम से संबंधित है, सुरेश शर्मा जी के, और आज इसके काम पर बोलने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। और डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी से यहाँ आप कई बार मिल चुके हैं। जयशंकर प्रसाद की जीवनी आपके यहाँ पे, उसके साथ ही आपकी 2 की 3 किताबों में भी आपकी और यहाँ चर्चा हो चुकी है, आपके संस्मरण पे भी। तो त्रिपाठी जी हमारे कह सकते हैं कि चित्रनगरी संवाद के वरिष्ठ और प्रतिष्ठित सदस्य हैं। पिछली बार हमने विनोद दास जी के संस्मरणों की किताब पर यहाँ उसका अंश सुना था, और उनकी चुनिंदा कविताएं सुनी थी। तो आप सब जानते हैं कि हमारे मुंबई का जो समकालीन कविता का परिदृश्य है, उसका पूरे देश में नेतृत्व करते हैं विनोद दास जी। आपका स्वागत है। तो दोस्तों, चर्चा पे आगे बढ़ने से पहले ये जो किताब आई है मेरे लिए नामवर जी, तो उसकी भूमिका का पाठ करना चाहेंगी प्रज्ञा मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए। भूमिका, मेरे लिए तो नामवर जी मेरे शिक्षक हैं, सर्वोत्तम शिक्षक। हिंदी के बहुत से लोगों के लिए ये शिक्षक हैं, आदरणीय शिक्षक। लेकिन वे सिर्फ हिंदी साहित्य के शिक्षक मात्र नहीं हैं, उनके कई रूप हैं। उनके सब रूपों में उनका परिचय नहीं, वे सीधे साधे सरल मनुष्य भी नहीं। उन्हें आसानी से ठगा या हरास नहीं किया जा सकता। वे पर्याप्त चौकन्ने रहते थे। वे लोगों को नौकरी देने में सक्षम थे, लेखकों को पुरस्कृत करवा सकते थे, उनकी पुस्तकें किसी बड़े प्रकाशक से छपवा सकते थे, उसकी पुस्तकों को पुस्तकालयों में बिकवा सकते थे। वे भारत के या विदेश के किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ बैठ सकते थे, उससे संवाद कर सकते थे। देश दुनिया के बारे में, दुनिया के साहित्य के बारे में उनकी जानकारी और समझ किसी से कम नहीं थी। भारत के कई प्रधानमंत्रियों के साथ चाय पीने वालों में उनका नाम सबसे ऊपर आता है। चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ उनके आत्मीय संबंध थे। अटल बिहारी वाजपेयी से वे डेलीगेशन के साथ मिलने गए। यहाँ तक कि एक बार वे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मंच पर देखे गए। किसी पुस्तक पर चर्चा हो रही थी, नाम दर्जी मलचासीन थे। थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री आए, नामवर जी 10 से मस नहीं हुए, उन्होंने देखा भी नहीं। मंच की परंपरा है कि वहाँ आने वाले लोग एक दूसरे का अभिवादन करते हैं,
देखा कि यह बुजुर्ग नमस्कार नहीं करेंगे, तब वे खुद आए और नामवर जी को नमस्कार करके मंच पर बैठे। विश्वनाथ प्रताप सिंह की कविता उन्होंने आलोचना में भी प्रकाशित की, संभवतः उनकी मृत्यु के बाद। शिक्षा मंत्री अर्जुन सिंह के वे करीबी रहे। उसी दौरान वे राजा राम मोहन राय ट्रस्ट पुस्तकालय में गए और तब उन्होंने हिंदी के कई प्रकाशकों को मालामाल कर दिया। यह सब होने के बावजूद उन्होंने इन राजनेताओं के कहने से किसी का चयन वगैरह नहीं किया। आप राजनेता हमारा कहना मानो, वे इस पद तक पर चढ़े। हिंदी में चयन समितियों के वे बादशाह थे। जिस चयन समिति में वे होते, उस चयन समिति में चयन उन्हीं का होता जिसे वे चाहते थे, या नहीं तो नहीं होता। चयन तो एक खेल है, कभी कभी वो परास्ती होते थे, वे स्वयं कई चयन समितियों में असफल हुए थे। यह पहले की बात है। इसके एक आध उदाहरण मेरा समीचीन होगा। एक बार वे चयन समिति में गए, कुलपति ने उनको बता दिया कि अमुक व्यक्ति को प्रोफेसर बनाना है। अब बैठक हुई, सवाल जवाब हुए, निर्णय की बारी आई तो उन्होंने 2-3 ऐसे लोगों के नाम दिए जिनका चयन होना ही नहीं था। नहीं हुआ, परंतु वे लोग जीवन भर इस बात के गीत गाते रहे कि नामवर जी ने अमुक विश्वविद्यालय में उनका नाम लिया। फिर उस व्यक्ति पर चर्चा हुई जिसका चयन कुलपति चाहते थे। नामवर जी पूरी तैयारी से आए थे, वे उसकी सारी किताबें मांगकर पढ़ चुके थे। उसमें एक शब्द आया, विलायत। अब नामवर जी ने एक फारसी के विद्वान को बुलाया और उससे विलायत शब्द का अर्थ पूछा। उन्होंने बताया कि राजा यदि किसी और देश में रहता हो तो उस पराजित देश की प्रजा के लिए वली का देश अर्थात राजा का देश विलायत होता है। विलायत का अर्थ विदेश नहीं होता। भारत के ही इंग्लैंड विलायत हुआ। इस विद्वान से उन्होंने ऐसे 10 छोटे छोटे सवाल पूछे और वे किसी का भी उत्तर नहीं दे पाए। तब उनका चयन कैसे हो सकता है? नहीं हुआ। अब उस व्यक्ति की बारी थी जिसका चयन होना था। उन्होंने ऐतिहासिक उपन्यासों पर अपना शोध कार्य किया था। नामवर जी ने पूछा कि क्या आपने जॉर्ज लुकाच की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ी है? उत्तर नकारात्मक था, परंतु प्रत्याशी ने तुरंत इस पुस्तक की जानकारी ली। नामवर जी ने तर्क दिया कि उन्होंने उत्तर तो नहीं दिया, परंतु ये जिज्ञासु हैं, इसलिए उनका चयन हो गया। विश्वविद्यालयों के चयन की तरह पुरस्कारों में भी नामवर जी भारी पड़ते थे। इनके कारण नामवर जी के बहुत विरोधी हो गए, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वे उनके सामने विरोध करें। जब नामवर जी चयन समिति में नहीं हुआ करते थे, तब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर नगेंद्र, प्रोफेसर दुलारी वाजपेयी हुआ करते थे और कुछ छोटी मोटी जगहों पर छोटी मोटी प्रतिभाएं हुआ करती थी। वे सब नामवर जी के आने के बाद बुझ गए। भारतीय विश्वविद्यालयों का यह वह युग था जब चयन समिति के विशेष चयन किया करते थे। धीरे धीरे चमक का यह कारोबार कुलपतियों ने अपने हाथों में ले लिया और तब राजनीतिक व्यक्तियों की दखल बढ़ने लगी। नामवर जी को कई मामलों में नैतिक रूप से गलत सिद्ध किया जा सकता है, पर इसे भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नामवर जी के पास सत्य को अपने पक्ष में रखने की कला थी। इसलिए जो लोग सत्ता का विरोध करते वे नामवर जी की तरफ नहीं, वे नामवर जी की तारीफ नहीं करते थे, बल्कि उनसे उचित दूरी बनाकर रखते थे। तो स्वयं नामवर जी उनसे संपर्क बनाए रखते थे और उनको पसंद करते थे। आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करते थे। आपातकाल में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई लोगों की सहायता भी की थी। वे सत्ता के चाटुकारों को पसंद नहीं करते थे। इसलिए इस पुस्तक के तर्कों के खिलाफ एक और पुस्तक लिखी जा सकती है जिसमें पीड़ित व्यक्तियों के अनुभव होते, वे अनुभव भी सही होते, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को इस पुस्तक में स्थान नहीं दिया। उनके जीवन काल में जिन लोगों ने उनका विरोध किया, उनमें से कुछ अज्ञात कारणों से अल्प समय के लिए ही सही उनके समर्थक हो गए। हालांकि आप इतिहास को अपने पक्ष में नियंत्रित नहीं कर सकते। इतिहास आपके बाद भी रहता है। तब मूल्यांकन करने वाला व्यक्ति
बदल जाता है और मूल्यांकन का पैमाना बदल जाता है। इसलिए मैंने आम तौर से नामवर जी का विरोध करने वालों का विरोध नहीं किया। उनके अपने तर्क हैं और उन तर्कों में उनका सच है। मैंने सिर्फ अपनी बात कही। इतिहास के विखंडन के बाद आपके कार्यों की चुप्पियां बोलने लगती हैं। मैंने चयनकर्ता नामवर जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। मैं उनके शिक्षक रूप का समर्थक रहा। नामवर सिंह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वे हमारे समय का सांस्कृतिक विवाद थे। उनकी सक्रियता से बहुत लोगों को नुकसान हुआ, हालांकि उनके सक्रिय न होने पर भी और अधिक लोगों को नुकसान हुआ। नुकसान की भाषा में चीजों, फायदा और नुकसान की भाषा में चीजों को आप समझना चाहते हो तो आप इसे ऐसे देख सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा मुझे यह हुआ कि इस दुनिया में रहने का आत्मविश्वास बना। किसी से डरने की जरूरत नहीं। नामवर जी मेरे हैं। हिंदी में यह पर्याप्त बात है। नामवर जी कई लोगों के आदर्श थे, रोल मॉडल थे। वे नामवर जी जैसा होना चाहते थे। नामवर जी के रहते हुए न हो पाए, तब भी उनके बाद उनका नाम आना चाहिए। कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न कौंधता था कि नामवर जी के बाद कौन। नामवर जी ने अपने जीते जी अपनी माया समेटी और निष्कर्ष यह आया कि नामवर जी के बाद कोई नहीं। उनके छात्रों के मन में भी यह लोभ था, मेरे मन में भी रहा होगा। धीरे धीरे मैंने यह महसूस किया कि नामवर जी से यह भी सीखना चाहिए कि मुझे उनके जैसे कुछ काम नहीं करने चाहिए। उनके कार्य उन्हीं की शोभा बढ़ाएंगे। कुछ इसलिए भी कि उतना सामर्थ्य, शक्ति और योजना नहीं है। जेल में रहते हुए कुछ संभावना थी, लेकिन मैंने राजनेताओं से, प्रशासनिक अधिकारियों से और छवि निर्माताओं के साथ समय गुजारने के स्थान पर अपने छात्र छात्राओं के साथ समय गुजारा। इस पुस्तक में उन लोगों के विचार हैं जिनको मैंने मेरे लिए नामवर जी कार्यक्रम श्रृंखला में आमंत्रित किया। उन्होंने इस कार्यक्रम में भाषण किए। उनका सार संक्षेप इस पुस्तक में है। रामबख्श नई दिल्ली। यहाँ पर आए हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में जो जिन्हें क्रिटिक कहा जाता है, समालोचक, ऐसे दो शिखर पुरुष हुए, डॉक्टर रामविलास शर्मा और नामवर सिंह। नामवर जी लोकप्रिय ज़्यादा थे क्योंकि वैसा असरदार और रोचक बोलने वाला व्यक्ति बहुत दुर्लभ होता है। और उनके ये बातचीत की जो शैली थी और जो उनका ज्ञान था, वेद पुराण से लेकर के आधुनिक साहित्य का, विश्व साहित्य का, वो बहुत कम लोगों में वो संगम दिखाई पड़ता है। इसलिए जो है उनको दूसरी भाषा के भी लोग पसंद करते थे, बुलाते थे। नारायण सुर्वे मराठी के सुप्रसिद्ध कवि मेरे दोस्त थे, तो 1995 में उन्होंने एक संस्था बनाई, प्रगत प्रतिष्ठान। कर्नाटक संघ में उसका उद्घाटन हुआ, तो उसमें उद्घाटन भाषण के लिए नामवर जी को बुलाया गया था। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया और दिलीप चित्रे और जावेद अख्तर का कविता पाठ था। तो उनके जो है हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी बहुत चाहने वाले रहे हैं नामवर जी के। और नामवर जी के साथ जेएनयू में रामबख्श जी पढ़ाते थे। तो वहाँ एक लेख नामवर जी का मैंने पढ़ा था। तो नामवर जी ने इसमें लिखा था कि मैं अपने को सरस्वती पुत्र समझता था, और जैसा कि शुरुआती दौर में होता है, मैंने भी कुछ कविताएं लिखी और एक दिन सरस्वती के मंदिर में गया उसे अर्पित करने के लिए अपना काव्य पुष्प। तो वहाँ पहले से मंदिर के प्रांगण में चारों तरफ इधर उधर काव्य पुष्प फेंके हुए थे। तो वहाँ इतना कचरा जमा था कि मैंने ढूंढा, दाएं बाएं से एक झाड़ू मिल गई। तो बोले मैंने उस प्रांगण की सफाई करनी शुरू की और आज तक कर रहा हूँ। मतलब कविता छोड़ करके वो आलोचक बन गए और साहित्य के, सरस्वती के प्रांगण की वो जिंदगी भर सफाई करते रहे। तो वक्ताओं को बुलाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक किताब की अपनी एक रचना प्रक्रिया होती है कि उस किताब को कैसे लिखा गया, किस तरीके से लिखा गया,
क्या क्या चीज़ें शामिल की। तो जो एक आत्मकथ्य होता है तो रामबख्श जी वो आपके सामने बताएंगे। रामबख्श जी आइए। किताब के निर्माण से की प्रक्रिया बताने से पहले मैं चाहता हूँ कि नामवर्ती हमारे घर भी आए। वो तो पहली बार हमारे घर आए, उसका संस्मरण मैंने अपनी पत्नी को फूलवंती जी को कहा कि आप लिख दें। तो अब चूँकि आज ये यहाँ पर हैं तो मैं पहले उनसे एक पेज में छोटा सा है फूलवंती जी से ये अनुरोध करता हूँ कि वो आके सुना दो। आइए। सबको सादर नमन। परोसने का सुख। शादी के बाद ससुराल के स्वजनों के अलावा मैंने अपने पति से जो पहला नाम सुना था वह था नामवर सिंह। तब मेरे दिमाग में प्रश्न यही आया कि इनके गुरुजी हमारी शादी में क्यों नहीं आए। बाद में पता चला कि उनको तो बुलाया ही नहीं गया था। जब हम लोग रोहतक में थे तब भी यह प्रश्न उठा था कि क्या कभी नामवर जी हमारे घर नहीं आएंगे। रोहतक में तो आए नहीं। फिर कई वर्षों बाद हम जब जोधपुर में व्यवस्थित हो गए तब वह दिन मुझे चौंका याद है। एक दिन घर में मुझे बताया गया कि इस महीने में मैं बहुत व्यस्त रहूँगा, अतः मुझसे कुछ भी काम की अपेक्षा मत करना, अपने आप घर बच्चे और परिवार को संभालना। तब 1985 की किसी तारीख को नामवर जी का आना तय हुआ था। उनके आने की तारीख के साथ मुझे आदेश मिला था कि 4 दिन बाद नामवर जी जोधपुर आएंगे और तय तारीख को सुबह 11 बजे विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में उनका कार्यक्रम होगा। ठीक 1 बजे वे घर आएंगे और यहीं खाना खाएंगे। उनके साथ 3-4 और भी लोग रहेंगे। नामवर जी समय के पाबंद हैं, इस बात का ध्यान रहे। मैंने कहा कि जब वे विश्वविद्यालय से घर आने वाले हों तब दिनेश चंद्र शर्मा को पहले घर भेज देना। मोबाइल का दौर तब तक आया नहीं था। अब मन में बड़ी उथल पुथल थी कि नामवर जी के लिए खाना क्या बने, वे क्या खाते होंगे, उनको क्या पसंद होगा, मैं क्या बनाऊं, मुझे क्या बनाना चाहिए। मन में उधेड़-बुन शुरू हो गई थी। तब धैर्यपूर्वक खाने के सामान पर विचार किया, जोर इस बात पर दिया कि मुझे क्या अच्छा बनाना आता है, वही खाना बना। नामवर जी के घर आने से पहले दिनेश चंद्र शर्मा आ गए और बोले कि नामवर जी का कार्यक्रम अभी अभी समाप्त हुआ है और उनके रवाना होने से पहले मैं इधर आ गया। मुझे निर्देश मिला कि नामवर जी के आते ही खाना परोस देना। बड़ा डर लग रहा था, कहीं कोई चूक न हो जाए। ढंग से खाना परोस कर खिला देना है। ऐसा लग रहा है कि मेरी पाक कला की परीक्षा आज ही होनी है। कान नामवर जी के आने की आहट पर लगे हुए थे। तभी नामवर जी आ गए। नामवर जी के आते ही खाना परोसना शुरू हुआ। हाथ कांप रहे थे। रामबख्श जी की जल्दी जल्दी की रट के साथ थाली तैयार होती रही। दिनेश जी थाली ले जाकर रामबख्श जी को पकड़ाते रहे और वे कमरे में थाली सबके सामने रख रहे थे। दिनेश जी को मैंने मुस्तैदी से सबकी थाली पर ध्यान रखने को कहा था। वे बड़ी सतर्कता से सारी व्यवस्था देख रहे थे। खाने की महक और सब लोगों के वार्तालाप की गूंज कमरे के साथ सारे घर को महका रही थी। खाने के बाद उन्होंने पान खाया और फिर वे वज्रासन पर बैठ गए। कुछ देर बाद उनका कारवां पुनः लौटने को हुआ। तब प्रसन्न नजरों से मुझे देखकर बोले, खाना अच्छा स्वादिष्ट बना है। यह सुनकर मन बाग बाग हो गया, अर्थात मैं अपनी पाक कला की परीक्षा में पास हो गई। इसके बाद यह तय हो गया कि नामवर जी जब भी जोधपुर आएंगे तब एक दिन का खाना रामबख्श के यहाँ ही खाएंगे। जो है ये एक तरह के भाषण का जोड़ किताब है। जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में बहुत दिनों बाद में घूमता घामता पहुँचा तो नामवर जी उस समय तक सेवानिवृत्त हो चुके थे और नामवर जी को सारे भारत में प्रोग्राम के पहले जो 75 साल के लिए मनाया था मैं नामवर जी के, और मैं जोधपुर में था उसमें मनाया था। तो मेरे दिमाग में आया कि नामवर जी यहाँ आए तो यहाँ JNU में भी उनका जन्मदिन मनाया जाए। JNU जन्मदिन मनाएगी किसी, तो मैंने चेयरमैन को कहा, मैंने कहा साहब नामवर जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो उनका कहने लगी नामवर जी को नामवर जी आने पर उनकी कुछ ऐसी सब
तो 2 साल वो अध्यक्ष रहे और उनका नहीं हुआ। फिर बाद में मैं भारतीय भाषा केंद्र का जब चेयरमैन बना तो मैंने तुरंत वो ऑर्डर निकाल दिया कि अब से 28 जुलाई उनका जन्मदिन, मेरी बेटी का जन्मदिन मेरा 28 जुलाई। वो मजाक करती रहती है कि आप लोग लगे रहो, मेरा जन्मदिन मत बनाओ, उनका ही बनाओ। तो हम देरियों में उनका जन्मदिन 4 साल तक मैंने मनाया 28 तारीख। और उन 4 सालों में खाना जाहिर है कि हमारे घर ही उनके के हाथों से ही खाते और तो हमको बड़ा गौरव की अनुभूति। और वहाँ पर मैंने उन लोगों को बुलाया अधिकतर को जो नावल जी को पसंद करते थे या जिनको नावल जी पसंद करते और उनके भाषण का साथ करते थे। तो एक तरह से ये पुस्तक नावल जी का के लिए आभार प्रदर्शन की तरह से आती है कि नावल जी ने हमको ये सिखाया था कि ज़्यादा आभार नहीं करो, अपने दिमाग को फ्री रखो, सच कहना क्रांतिकारी है, जो तुमको ठीक लगे वो। तो मैं धीरे धीरे सीख गया इस बात को। अब मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ तो इसके बाद में नहीं। तो मेरे को नावल जी से बहुत फायदा मिला। वो 6 किताब में पढ़ेंगे, नौकरी एक बार लगेगी उन्होंने, लेकिन हर बार से ही हो जाता था। हमें 3-4 नौकरी नहीं की थी, लेकिन बताई एक बार थी। मेरे को नावल जी के पीछे दुश्मन होते थे, वो सब मेरे दुश्मन होते थे और नावल जी का कुछ कर नहीं सकते थे तो मैं ही शॉर्ट आगे हुआ करता था तो मेरे खिलाफ होते थे। और बड़े बड़े लोग सीखते थे मेरे से कि ये इतना नावल जी के करीब तो मेरे को बिठाते हैं, बैठा रहता हूँ मैं। आपको उनके पास में आप जाओ, नमस्ते करो, समझागिरी करो, जो मर्जी करो, मैं उनको कुछ भी होता नहीं करता, लेकिन वो मेरे विरोधी। और जो नावल जी के विरोधी होते थे वो तो विरोधी होते ही थे मेरे, और जो समर्थक होते थे वो भी विरोधी होते। इस तरह से मैं एक विरोध के वातावरण में पड़ा था और इसके कारण मेरे को ये जो असली नुकसान हुआ या फायदा जो हुआ वो एक मुझे डरने की जरूरत है। हिंदी में नावल के पास में खड़े हैं तो आपको किसी से कहीं भी डरने की जरूरत है, न वाइस चांसलर, न राज्य सरकार, दूसरे टीचर, न आपका प्रमोशन, कुछ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू आर सेफ। इसके कारण मेरे को किसी के पास जाना आया नहीं, जिसको मैं कई बार मजाक में कहता हूँ आई लव यू कह ही नहीं पाया, किसी से किसी की जरूरत ही नहीं थी मेरे को। तो कई कहते थे तुम तो नावल जी के अलावा किसी को मानते हो, मैं बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं किसी के पास अपने से आज भी नहीं जा पाता और इसका मेरे को बड़ा भारी नुकसान होता। मुझे मनुष्यों के पास में जाना। एक और चीज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ वो ये है कि मेरे को कोई आदमी बड़ा ही नहीं लगता। कोई नावल जी इतने बड़े हैं ये हमको पढ़ाते हैं तो इनसे बड़ा कौन। तो नावल जी को छोटा छोटा समझते थे, मैं भी उनको छोटा छोटा समझता था। उनको पता चल जाता था कि ये आदमी हमको मैं तो नहीं दे रहा। हालांकि मैं शब्दों से कोई बदतमीजी मैंने आज तक किसी से नहीं की, लेकिन क्या है कि वो दृष्टि से आपके हाव भाव से पता चल जाता है कि आप जो है निरोला देर को कुछ खास समझते। आगे ठीक है, नित्यानंद तिवारी भी अच्छे हैं, वो नावल जी को पढ़ करके एक विद्वान हो, मतलब इस तरह का भाव आता था। और नावल जी के बारे में भी मैंने बाद में सोचा, मैंने कहा कोई इतने बड़े आलोचक तो नहीं है ये भरत है क्या, भरत से बड़े तो नहीं है। कहा नहीं है, तो फिर ये बड़े कैसे हुए? बड़े तो भरत हुए या अरस्तु बड़े हुए भाई, और कौन से बड़े हुए? तो उनका कद भी छोटा नहीं, और इसलिए उनकी भी आलोचना प्रकारांतर से इस पुस्तक में भी है, मैं जब बोलता हूँ तो उसमें भी होती है, और मेरे लिखे हुए भी होता है। तो उसके बाद मैंने ये सीखा कि हर एक व्यक्ति महत्वपूर्ण है और मुझे प्रत्येक व्यक्ति का आदर सम्मान करना चाहिए। खाली एक ही ब्रह्म है वह नहीं, हमारे देश में 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, सब महत्वपूर्ण है। हमारे ये मित्र भी महत्वपूर्ण है। इनके कारण मैं जो है चित्रनगरी संवाद मंच में आ गया, नहीं तो मैं कहा करता बैठा रहे घर में बड़ा भारी विद्वान बना रहता। तो सत्यदेव
त्रिपाठी से मैंने कहा मैं तब बोर होता रहता हूँ, मुझे विश्वविद्यालय वाले तो मेरे को बुलाते नहीं, तो मैं कहीं कहीं लेखकों के पास जाना चाहता हूँ, कहाँ जाए? तो वो काफी अच्छे पत्र भी संभाल। यहाँ आने के बाद मेरे को ठीक सुहावने लगे, मैं थोड़ा नक्चड़ा हूँ, मैं आसानी से किसी को राइट नहीं कर पाता, यहाँ रोज रोज तो भी आता। तो हमारे ये सुरेश शर्मा जो है उस समय जेएनयू में हमारे मित्र थे, हम दोनों की थोड़ी अलग पार्टी हो जाती थी। ये बिहार का इनका एक अलग ग्रुप था, पंकज सिंह और ये सब बड़े बड़े। तो इनको लगता था कि ठीक है रामकृष्ण नामवती को कुछ नमस्ते करता रहता है, लेकिन हम मैनेज करते हैं। और हमको लगता था कि करते रहे भाई, जो भी रहे पत्रकार हैं कुछ हैं, लेकिन वो ये तो नामवती तो मेरे ही। एक बार मैंने कहा था नावल्ली जो थे उस फंक्शन में कि नावल्ली तो मेरे हैं, बाकी आप लोग भी प्यार करते हो, अच्छी बात मैं इसको नहीं छोड़ना। तो हम लोग, और इसलिए आप देखेंगे कि इसमें सुरेश जी का नाम नहीं लिखा, क्योंकि हमारा चलता रहता था। तो बहुत बाद में पता चला कि नए रिश्ते नहीं बनेंगे, जो है वही रहेंगे, आपसे बनती है चाहे नहीं। लेकिन इनका स्नेह, इनकी मित्रता हमारी उस समय भी रही थी और आज भी है और आगे भी मेरा ख्याल है ये रहेगी। तो ये नामवती के कारण मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बाद में दोस्त कम बने, और दोस्त कम होना बहुत नुकसानदायक होता है, क्योंकि आप समाज में आप आसानी से मूव नहीं कर सकते। ये तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, अरे भाई मैं तो मान लो कुछ नहीं हूँ, लेकिन तुम तो नहीं हो ना। तो अब मैं कैसे कहता कि मैं अपने आप को कोई बहुत महान विचारक चिंतक नहीं समझता, लेकिन नावल्ली जी जो पढ़ाया करते थे, और उसका एक इटली के जो चिंतक है, जो देव में थे, ग्रामसी का एक वाक्य उद्धृत करते थे कि सच कहना क्रांतिकारी। तो वो मैं घुस गया क्या वो सच बोल दो सब। तो सच क्या बोलोगे आप? अपना सच बोलो, सच बोलिए। आपने ठेका थोड़ी ले रखा कि यही सच है। संसार में और भी बहुत तरह की सच के बिंदु हैं जो आपके उसमें रहेंगे। एक चीज मेरे मन में थी जिसके कारण मैंने इस किताब को लिखा कि नावल्ली ने जो इस शिक्षा के क्षेत्र में और व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो जो किया जो मैंने लिख ही रखा था, मेरे लिए तो बहुत किया। मैं तो जोधपुर में था, नावल्ली जब जोधपुर में आए थे तो उन्होंने एक कविता पढ़ाई थी प्रसन्न शर्मा नवीन की, फर्स्ट ईयर में था 1970। तब से लगातार मैं उनका विद्यार्थी था, और तो मैं आभार। अगर वो नहीं मिलते नावल्ली मेरे को और मैनेजर पांडे अगर मैं नहीं मिलते तो मैं कहीं गांव के अंदर जो है वो नरेगा का कोई ठेकेदार होता चला करके बहुत रुपया कमाता, छोटे मोटे पॉलिटिक्स करता, सरपंच कुछ हो जाता। लेकिन इन्होंने आकर के मुझे साहित्य की दिशा में दौड़ा दिया। अगर वो नहीं दौड़ा, थोड़ा सा एक और भी हो गया था कि जोधपुर में था तो उस समय जो स्टूडेंट यूनियन वाले को चुनाव करते थे, मैं इनको भी ऐसे समझता था। अगर थोड़ा सा ढंग से समझता, अशोक गहलोत उस समय हमारे साथ पढ़ता था, तो मैं उसके साथ नमस्ते की मुद्रा में आता तो एक आध मंत्री संतरी बना ही देता, कईयों को बना दिया था बहुत। तो ये नुकसान हो गया मेरे को। तो अगर इसको नुकसान समझो, जो उपलब्धि हुई वो अपने घर की उपलब्धि है। बीपी नहीं हुआ, शुगर नहीं हुआ, रात नींद आ जाती है, कुछ झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ। आज भी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं कर पाता, मैं भी नहीं कर पाता, झगड़े से मैं डरता हूँ। मैं तो एकदम डरता हूँ, कायर आदमी, मारपीट नहीं करे भाई, इसलिए कुछ क्रांतिकारी रिएक्शन मेरे को नहीं करना। लेकिन उनके रहने से मेरे को ये पता चला कि ये क्या चीजें महत्वपूर्ण, और इसीलिए मैंने अपनी तरफ से कभी कोई, वैसे भी बीमार हो गया था 2011 में, तो पत्नी ने हम सब ने ध्यान रख करके मित्रों ने हम सब सेवा की, तो जिंदा हो गया। तो जो मैं जिंदा हुआ क्या है, जिंदा हो गया, ये कैंसर तो मरा ही नहीं। तो आप अपने को मान लो मरा हुआ, अपने को कोई गैर कानूनी गलत तरीके का कोई समझौता वगैरह नहीं करना, जो सही है वो भी लिखना। और इसलिए नावल्ली ने जो काम किए थे, उनकी छवि का जो सुंदर पक्ष है वो इसमें है।
और घपले वाले पक्ष है वो मिले, सच तो कहना ही होता है। लेकिन मैं अपनी तरफ से भी ये मानता हूँ कि एक बार मेरे को राजेंद्र यादव ने कहा कि तुम नामवती के बड़े भगत हो, उनका भगत नहीं उनका, इसलिए बहुत मानते हो। हाँ मानता हूँ। नामवती मानते हैं नहीं मानते हैं, ये सवाल पे की बात पूछा। नामवती बहुत चतुर चीज है, तेरे को घुमा देंगे, तुम भोला नाम का दाग तेरे को पता नहीं। यादव ने मुझे समझाने की कोशिश। मैंने कहा साहब मैं जिसको प्यार करता हूँ मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो मेरे को करता है कि नहीं करता मेरे किसी को चिंता नहीं, मैं नामवती को पसंद। इसलिए मैं इस भाव और हुआ क्या कि नामवती के गुजरने के बाद जो संस्मरण आए थे उसमें रामदास तो है ही, नामवती की जीवनी लिखी अंकित नरवाल ने, रामदास है बिना रामदास के नामवती कैसे नहीं हो सकते भाई। हम तो शुरुआत करें, नामवती ने मेरा PhD का एडमिशन का फॉर्म भेजा था, सिलेक्शन तो बाद की सिफारिश हुई, फॉर्म भेजा था, कुछ लड़के को पता नहीं है, बोला है मैंने जब पांडे को कहा उसका फॉर्म भरवा देना, उसको भरना भी आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे व्यक्ति के प्रति मेरे मन में जो आदर है वो इतिहास में मैं दर्ज नहीं करूँगा तो कौन करेगा। एक रामबख्श जी और हमारे जो नौजवान साथी यहाँ पर हैं, अगर समकालीन हिंदी कविता की परंपरा को अच्छी तरह समझना हो तो नामवर जी की एक किताब है कविता के नए परिमाण, वो पढ़नी चाहिए। उनकी दूसरी बहुत महत्वपूर्ण किताब है दूसरी परंपरा की खोज, उसे पढ़ना चाहिए। और बाण भट्ट की आत्मकथा वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा गद्य का, भाषा का वैभव क्या होता है। मैं अब डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी को आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा पहले कि ये मेरा जो आज बोलने खड़ा हुआ हूँ वो एक सिलेंडर क्यों है कि मैं बोलने वालों की लिस्ट में था, क्यों नहीं था ये नामवर जी बताएंगे। नामवर जी से जितने लोग बहुत ज़्यादा आहत और पीड़ित हैं उसकी पहली पंक्ति में है, तो इनको ये डर रहा होगा कि आएगा तो उल्टा सीधा होगा। उन्होंने कहा नहीं मुझे बोलने के लिए, लेकिन ये कहा कि आयोजन में आओ। मेरी किताब हमारी क्लोज वाली है, मैंने कहा क्या करूँगा आपकी किताब मैंने पढ़ी नहीं है, तो लोग क्या बोलेंगे मैं क्या समझूंगा। उन्होंने किताब भेज दी कि लो पढ़ लो। इसके बाद पता लगा कि जो मुख्य वक्ता थे रघुनाथ जी वो नहीं आए, और किताब में पढ़ी रहा, किताब से परसों ही नहीं। अब कल एक और भाषण वो पढ़ रहा था, उनकी किताब पढ़ रहा था पाठक जी की। बड़े मुश्किल से कल रात से आज तक का जो समय है उसमें मैंने पढ़ा है। तो रघुनाथ पांडे की जगह मैं आ गया, इसलिए किताब मेरे पास थी। तो आप बैल महिमार हमारे यहाँ कहावत है, ये आप बैल महिमार मैंने किताब मांग ली और इन्होंने ला के देखते हुए ये हमारे घर आए और किताब दे रहे। ये सब दबाव में मैंने कहा ठीक है, बोलने की आदत है तो कुछ न कुछ तो बोल ही लेंगे। और नामवर जी के बारे में बहुत सारा हमको पता है, सबको पता है। नामवर इतने बड़े व्यक्तित्व हैं कि हिंदी में जो भी है थोड़ा बहुत भी गतिशील है वो, हम तो बहुत कम गतिशीलों में हैं, तो वो भी नामवर जी को का बहुत कुछ जानता है। हमारी बहुत सारी भेंटें भी हैं। तो ये किताब जब मैंने देखी तो शीर्षक तो है मेरे लिए नामवर जी, लेकिन उसमें 8 लेख औरों के, 8 या 9 लेख, वो मेरी समझ में नहीं आया। ये मैं बाद में बोलने वाला था, लेकिन किताब का स्ट्रक्चर से शुरुआत की तो पहले ही बोलते रहा हूँ कि तब ये मेरी समझ में नहीं आया कि 70-75 पेज सर के लिखे हुए हैं रामबख्श जी के, और 70-75 पेज दूसरों के लिखे हुए हैं। तो वो दूसरों के जो लिखे हैं वो भी मेरे लिए नाम बोल रहे हैं। ये शीर्षक होने से आधे मेरे लिए नाम बोल, आधे नाम बोल उसमें आ गए। अच्छा, रामबख्श जी जोधपुर से उन्हें जानते हैं, उनके विद्यार्थी रहे वहाँ को, और फिर कलीग हुए, यहाँ भी कलीग रहे, और बहुत सारे इतना जानते हैं रामबख्श जी उनके बारे में। हमने अपने देखा सारी घरेलू। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, मैडम का एक लेख है, एक लेख बिटिया का है, सपन का। सपन के लेख में मुझे एक बड़ी मार्के की बात मिली, बड़ी छोटी सी बात है। पहली बार जब वो घर आए तो इनके बेटे को खिलाया, बेटी को नहीं, चले गए। तो बेटी ने भी कहा तेज तरार है, आज तो मुंबई में नाटक कर रही है और बहुत अगली पंक्ति के ऊपर वाली पंक्ति का नाटक करती है।
और हम 4-5 नाटक से देख भी चुके हैं, आधा समझ में आता है, आधा समझ में नहीं आता। तो हमारे यहाँ हाफ कंसील्ड हाफ रिवील्ड, तो देखा आधा समझ में आया, आधा समझेंगे, दूसरा नाटक फिर देखेंगे तो फिर वो आधा आता है, फिर आधा रह जाता है। इसलिए जितने नाटक उसके आते हैं वो जितने बड़ी तेज तरह लड़की है, उसने बचपन से देख रही हो, तो उसने जिद की कि तुम्हारे गुरु आए और बेटे को खिलाया, हमें नहीं खिलाया। नामवर जी की बात की, तो नामवर जी आपको याद नहीं आ रहा है? तो नामवर जी ऐसे देख रहे जैसे मैं पहली बार कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तो नामवर जी आए दोबारा उसको खिलाने के लिए। तो हम लोग तो शुद्रान्वेषी हैं, जैसे कृतिक का मतलब थोड़ा शुद्रान्वेषी होता है। तो मुझे इसमें आया कि नामवर जी के अवचेतन में वो फ्यूडलिज्म है, बेटे बेटी वाला। बेटी को नहीं खिलाया, बेटे को खिलाया, बेटी ने जब कहा तब आखिर बेटे को खिलाया। और तब इसी से एक और बात आई जो किताब में नहीं है, बहुत मार्केट मेरे लिए भी है, कि बीएचयू से इसका जिक्र भी नहीं है किताब में, कि बीएचयू से नामवर जी कैसे निकाले। इलेक्शन लड़ रहे, सारी दुनिया जानती है, और इलेक्शन लड़ना हार भी गए उसने, और उनको नोटिस मिल गया, वहां से निकाल दिए। तो तय किया उन्होंने कि मैं बीएचयू में कभी नहीं जाऊंगा। फिर माँ बीमार हुई, और बीएचयू का अस्पताल ही बड़ा भारी अस्पताल है, उसे माँ एडमिट, ये माँ को देखने गए, घर से आए, बीएचयू गेट तक गए, फिल्मी सीन है बिल्कुल, गेट के अंदर उनका पैर जाने वाला है, उनको गया और लौटा, जाकर कह दो माँ से मैं आ गया, जैसे कोई राजकुमार वगैरह का डायलॉग हो फिल्म में मैं आ गया हूँ। नैतिक प्रश्न यह है कि जब भाई हेड हो गया तो बीएचयू में चले गए, प्रतिज्ञा कहाँ गई? तो मतलब कि नैतिक मानदंड ये है कि भाई का हेड होना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बीमार माँ का देखना, प्रतिज्ञा कब तोड़नी चाहिए। इतने बड़े विद्वान आदमी की किताब ये किताब में नहीं है। हमने कहा जैसे हम लोग बहुत गुजरते हैं, इनकी किताब में उस पर हम आते हैं कि स्ट्रक्चर में 8 लेख दूसरों के हैं, वो लेख क्यों हैं, वो सिलेक्शन क्यों है। दुनिया में देश में बहुत लोग हैं जो नाम के बारे में लिखा है। आशीष त्रिपाठी हैं जिन्होंने 3-4 भागों में इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी, बहुत बड़े लोगों ने लिखा, अमित नरवाल जी ने बड़ी जीवनी लिखी, अच्छी भी हो, लेकिन इन्हें 8 का सिलेक्शन क्यों हुआ? फिर मैनेजर पांडे का भी उसने एक लेख, तो पहला लेख शायद मैनेजर पांडे का ही, तो मैनेजर पांडे का लेखक मैं पढ़ता रहा कि जो मुद्दे की बात है वो मैनेजर पांडे जरूर कहीं कहीं कुछ कहेंगे, क्योंकि जोधपुर में दोनों साथ थे। नामवर जी जब आए यहाँ तो उनको मिल जाए, नामवर जी की बड़ी तमाम लोगों को तमाम जगहों से उठा करके ले गए वो, और जिनको वो अच्छा मानते थे और वो अच्छे निकले भी, मैनेजर पांडे निकले। लेकिन अंतिम दिनों में बाद में मैनेजर जी और उनके बीच क्या हुआ पता नहीं, कि वो कोल्ड वार जैसा कुछ चलता रहा, दुनिया जानने लगी कि मैंने उनकी नहीं बनती। वो कारण क्या है कि नहीं बनती, ना मेरे नाम हो जाए रामबख्श बताते और ना वो बताते, नामवर तो उनके भी रहे होंगे, अपने लेख को भी नहीं बताते, या शायद उनका पुराना लेख हो जिसमें आ गया हो। तो मैनेजर पांडे का लेख पहला है इसमें, और ये बात नहीं है। हम जब किताब पढ़ रहे हैं रामबख्श की, रामबख्श जी को सब मालूम है, अभी आपने सुना हो, सब मालूम है। नामवर जी का अजो अजो मालूम, अजो मेरा मुश्किल हो गया, आप समझिए उसको कण कण मालूम है कि वो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, उनका टेम्परामेंट क्या है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है, दोस्तों दुश्मन से डील कैसे करते हैं, उनका उस सर्कल क्या है, उस वक्त चल रहे हैं विवादास्पद मुद्दे वो क्या हैं, उन मुद्दों में उनकी स्थिति क्या है, ऐसा क्या है जो रामबख्श जी नामवर जी का नहीं जानते। कभी कारे मुझसे क्या दुराव, कभी शेर मेरा क्या दुराव, तो ऐसा कुछ है नहीं। अभी उनके बतरे से आपको लगा भी, जब इतना आप जानते हैं तो मैं समझ रहा था कि मेरे लिए नामवर ने सब कुछ रामबख्श, और रामबख्श जी ने अपने को आधे में समझे, इसलिए मेरे मर्म अब तक समझ नहीं आया। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने लिखा भी, उसमें जो इस तरह के नैतिक प्रश्नों की जो बातें थी वो उन्होंने नहीं उठाया, लेकिन उनका सारा रूप इसमें आ गया, जितना वो जानते हैं। उनका पढ़ाना कैसे, उनके पढ़ाने का कोई बर्डन है, मैं पढ़ना चाहूँगा, पेज 108 पे है। मैं किताब लाया नहीं जानता था कि आप लाएंगे, समय बचेगा तो मैं पढ़ूंगा कि उनका पढ़ाना कैसा था, उनका चलना कैसा था। बताते हैं कि जो क्लास में पढ़ाते थे उससे ज़्यादा वो जब रात को नामवर जी 9:30 बजे खाना खाने के बाद रोज टहलते थे। कभी नामवर जी अकेले नहीं टहलते और कहीं नामवर जी कभी अकेले नहीं चलते।
पृथ्वी का एक फेस्टिवल में आए थे एक हफ्ते के लिए। मैं रोज उनके साथ शाम में था। मुझे उम्मीद थी कि मैं ही रहूँगा उनके साथ, लेकिन अगर वो पान वाली दुकान बगल में है, वहाँ अगर वो जा रहे हैं तो 4-5 लोग हमेशा उनके साथ। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था। तो कैसे वो जब खाना खा के घूमने जाते हैं तो उनके साथ लोग जाते हैं, और विद्यार्थियों से इतने जुड़े हैं। और हमारे गर्व की बात यह है कि इतने जुड़े विद्यार्थियों से वो सारे विद्यार्थियों का सम्मान करते हैं। लेकिन लड़की विद्यार्थी जो उनके साथ रिसर्च करने गई, वो वही गई जिनको रामपुर जी ने भेजा। तो लड़कियां अपने आप रिसर्च करने उनके पास जाती थी, या उनको क्यों नहीं लेते थे, और उनको ठोके की जरूरत रामपुर जी के क्यों पड़ती थी, ये भी दिखाते नहीं है। और उन 4 लड़कियों के भी इसमें वक्तव्य हैं जो मेरे नाम सुनने के लिए, और जिन चारों को इन्होंने उनके पास भेजा था, जरूर वो तेज करवा रही होंगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें, उनका चलना फिरना, उनकी मान्यताएं, उनका लेखन, उनका कौशल, उनकी सामाजिकता, ऐसा कोई पक्ष ऐसा नहीं है जो उनकी नजरों से वो छूटा हो, सिवाय विवादास्पद पक्षों, क्योंकि इन्होंने इनकी मान्यता अपनी है कि उस खड्डे में टांग क्यों मारा जाए, जो सहज सुलभ सुंदर है उसे कह दिया जाए। लेकिन हम लोगों का मानना ये है कि भाई जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करता। लेकिन ये ऐसे संत हैं, इसके लिए ये है कि संत हंस गुण गहे पे परिहर बाल विकार। तो इन्होंने बाल विकार का परिहर कर दिया है जो उनका है, और हंस की तरह जैसे संत होते हैं, इन्होंने जो अच्छा है वो ले लिया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो जड़ चेतन है नामवर जी थे, वो सब उसमें आए। और इन्होंने वो बहुत अच्छी बात कही है, बहुत कहा भी उन्होंने भी यहाँ, जब नामवर जी हैं तो हमें किस बात का डर। और वो तो अपने आप में एक बड़े वाद विवाद के मशहूर हस्ती हैं। कोई शब्द उनका क्या है, शब्द मुझे याद नहीं है कि वो हैं, तो मुझे वो भोजपुरी का जो लाइन याद आती है कि सैया भय कोतवाल हमें अब डर का है। अब कोई डर नहीं है, चाहे जेल रहे, चाहे वो कहीं भी रहे। तो इतना सारा नामवर जी का उन्होंने बताया है घर पर। हाँ, एक और बात जो हम जानते हैं, सब लोग जानते हैं, कि अंतिम दिन उनके नामवर जी के अच्छे नहीं, वो अकेले घर में रहते थे। और इनकी हेला से मैं उस महिला का नाम जान पाया, सरस्वती। आपकी किताब पढ़ के जाना मैंने। और कोई महिला वहाँ थी बिल्डिंग की, जो उनके का काम धाम देखती थी और नीचे रहती थी, वही नामवर जी का खाना पीना बनाती थी, और वही उसका नंबर उनके पास था। फ़ोन करके उसको बुला लेते थे, उनकी जरूरत पड़ती थी, और उनके हर काम भी करती थी। बाकी बड़ा एकाकीपन का जीवन उनका रहा उसके ना। और इतना पॉपुलर आदमी, इतना सामाजिक आदमी, और इतना अच्छा परिवार। मैंने कहीं वो भी पढ़ा था कि नामवर जी ने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा है कि एक बार बनारस देखाऊं। ये आपका नहीं है, हमने कहीं पढ़ा कहीं बनारस एक बार और जाऊं, लेकिन वो बनारस नहीं जा पाए। तो एक इंटरव्यू में क्या था प्रभात टाइम्स में, बहुत शायद आखिरी इंटरव्यू होगा वो, तो मैंने वो पढ़ा, उसमें ये बात थी। मैंने बल्कि लिखा भी कहीं इस बात को कि चार्टर्ड फ्लाइट करके भी नामवर जी बीचू जा सकते, इतना धन उनके पास है, उनके भाई के पास है, पूरा परिवार प्रोफेसर है, पढ़ाता रहा है। और वो कहते तो अगर उनकी इच्छा है जाने की तो जाने में दिक्कत क्या है उनकी। तो वो अंतिम दिनों की जो त्रासदी है वो मैंने और कहीं नहीं पढ़ी। यूँ हम लोग जानते हैं खबरों में, मगर रामदास जी ने उस त्रासदी को बहुत थोड़े में, जैसा उनका स्वभाव है कि जो ड्रॉबैक्स हैं, उसकी जो कमियाँ हैं, उन्हें विस्तार दे करके, ग्लोरीफाई करके पब्लिश नहीं करना है। मगर संकेत उन्होंने बहुत अच्छा किया है, एक डेटा हो गया है, तो एक रिकॉर्ड हो गया है। और उनकी सारी जो विशेषताएँ हैं, वाक कौशल है, लेखन है, और जो सबसे बड़ी बात, जो उनके सबसे संबंध है। जहाँ भी नामवर जाते हैं, जितने उनके विरोधी होते हैं, उससे ज़्यादा उनके फॉलोअर होते हैं, और उन सारे के बीच वो किस तरह से अपनी बात बिठाते हैं, और कितने पढ़ाकू, वो बड़ा खुल करके इसमें आया है कि कितने पढ़ाकू कहीं भी बैठे हैं, तो आपके घर में भी आके बैठे हैं तो एक किताब कहीं से निकाल लेंगे और आप बात करते रहेंगे और वो उसको पढ़ते रहेंगे। तो थोड़ी सी बातें और क्या होंगी, क्योंकि कल ही आपने तो पढ़ा, मैं थोड़ा सा पॉइंट देख करके आपको बताता हूँ। सत्ता के विरोधी, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि सत्ता के विरोधी नहीं थे, अरे सत्ता के समर्थक नहीं थे, तो सत्ता के विरोधी भी नहीं थे। आगे क्या है, क्योंकि वे स्वयं में एक
सत्ता थी। ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। शोध निर्देशक के रूप में याद करते हैं उनको, आपने शोध किया हमने, किस तरह से वो पढ़ते थे, किस तरह से सुझाव देते थे, किस तरह थीसिस को स्तरीय बनाने का काम करते थे। ये तो सबका जो भी नहीं मिल गया सबका। मूल बात वो मानते हैं कि दो चीजें हैं कि विधा कोई भी हो, लेखन कैसा भी हो, मतवाद कोई भी हो, ये इनकी बात बता रहा हूँ। और ये बात मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ रामकृष्ण से कि सर्जनात्मकता पर वो जोर है। विधा कोई भी हो, विषय कोई भी हो, अगर उसमें सर्जनात्मकता है तो ही वो उसको प्रश्न देते थे। अगर सर्जनात्मकता नहीं है तो मतवाद पर बड़ा जोर है। एक खास मतवाद से वो जुड़े भी थे, लेकिन उस मतवाद के आगे भी जाते थे इसी बिना पर कि अगर मत के बाहर भी सर्जनात्मकता है तो उसमें इनका पसंदीदा मतवाद नहीं भी है, वो आदमी उसका फॉलोअर नहीं भी है, तो भी वो बड़ा साहित्यकार है, वो उसको मानते हैं। ये सर ने कह दिया। एक बार मैं उनकी जरूरत विस्तार से जानना चाहता कि जो उनके विरोधी थे उनका विरोध रामकृष्ण ने नहीं किया। हमारे यहाँ चलहाई का वही कर्तव्य है कि गुरु के पक्ष में डंडा लेके खड़े रहते हैं। जो उनका विरोधी है उनके लिए हम करें तो राम भक्त जी का इस मामले में हमें आदर करना चाहिए कि इतना प्रेम, इतना श्रद्धा, इतना सम्मान नामदेव जी का करते हुए भी नामदेव जी के विरोधियों से लड़ाई करने उनके बल पर वो नहीं गए और ये उसे खास तरह से बताते भी। निर्मला जैन की बात मैं बताना चाह रहा हूँ। निर्मला जैन के लेख इसमें है, जितने लोगों के लेख इसमें हैं उनके बारे में जो विवादास्पद बातें हैं उन लोगों ने उस लेख में नहीं कही हैं। मुझे ये नहीं पता कि निर्मला जैन का वो लेख सर ने लिखवाया है कि कहीं से ले लिया है, लेकिन निर्मला जैन ने साफ साफ बताया है, पता नहीं आप जी को आपको पता है कि पता है, निर्मला जैन ने साफ साफ कहा कि जो कविता के नए प्रतिमान पर जो उन्हें साहित्य अकादमी मिला वो मैंने उनको दिया। अब ये हंस में लिखा हुआ निर्मला जैन कि वो अजित कुमार और मामूर जी तीनों सुबह मॉर्निंग वॉक करते थे, सुबह की सैर करते थे। तो सैर करने में एक दिन उन्होंने कहा तुम इतना पढ़ते रहते हो, एक कोई अच्छी सी किताब लिख दो, मैं कमेटी में हूँ और तुम्हें साहित्य अकादमी दे दो। और वो साहित्य अकादमी उनको मिला। और द्विवेदी जो उनके गुरु, उनको साहित्य अकादमी तब तक नहीं मिला था जब तक नामोद जी को मिल गया और नामोद जी ने उसको। और कविता के नए प्रतिमान किताब, नई कविता के प्रतिमान जो लक्ष्मीकांत वर्मा की किताब है, नामोद जी जब भी कुछ लिखते हैं, ये मैं कह रहा हूँ, तो उनका कोई आधार होता है। कोई कुछ चीज पढ़ते हैं या उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में वो अपनी बात कहते हैं। ऐसी कम बातें हैं जो अपनी तरफ से उन्होंने कही। इसीलिए वाद विवाद संवाद उनका फेवरेट। कोई बात है तो आप उसको विवाद करिए, फिर आप उसका संवाद करिए, ये उनकी वृत्ति है और इसको उन्होंने हमेशा निभाया। ये वही कोई बात नहीं, तो करने पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि मैं किताब का चाहे कितना भी बोलूँ, इसका मर्म तभी है जब आप किताब पढ़ें। जी पर हम लोगों को जो भी मिलता है हम उसको पढ़ते हैं। जब इनकी किताब मैंने मंगवाई तो या कहा, शिकायत की कि आपकी किताब तो दी नहीं, तो उसके पीछे राज ये भी था कि नामोद जी पर जो भी छपता है, लिखा जाता है, हम चाहते हैं कि पढ़ें। अब वो नहीं है तो भी हमारे उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब है, उसकी बात नहीं है। आज भी एक बात कहूँ अपनी में कि अगर मुझे कहीं बोलना होता है किसी बड़े विषय पर, तो मैं नामोद की किताबें खोजता हूँ। सारी किताबें हैं भी मेरे पास, खोजता हूँ कि अगर इस विषय पर नामोद ने 2 वाक्य भी लिखा है तो हम उसको 15-20 मिनट का लेक्चर बना लेते हैं उनके 2 वाक्य से। ये उनकी कला है, ये उनकी वैचारिकता है, ये उनका चिंतन है। और मुझे लगता है कि वो चलते फिरते उठते बैठते कुछ भी करते रहते होते थे, उनका एक पक्ष, उनके दिमाग का एक हिस्सा उन चीजों के निरीक्षण पर्यवेक्षण पर रहता था जो जिंदगी में और साहित्य में हो रहा है। और उनके दिमाग में एक ऐसा कोना रहा होगा, एक ऐसा स्टोरेज रहा होगा जिसमें सारा वो रखते रहते थे। और पते की बात यह है कि जब वो मौका आता था वो निकल, ये गजब है। आपके दिमाग में बहुत कुछ है लेकिन वो मौके पर आता ही नहीं।
जब मौके पर आ जाए वही असली कला, वही असली विद्वत्ता। और नामवर जी मौके पर पैदा भी कर लेते थे, निकाल भी लेते थे, पूरे देश में आदरणीय थे, पूरे देश में विवादास्पद थे। इस कैलिबर का आदमी विवादास्पद न हो वो भी आश्चर्य होगा। अच्छा ये है कि विवादों को राम बख्श जी ने नहीं छुआ, उसका संकेत भी नहीं दिया है। और ये उनके भरम साहब है, ये उनका शिष्यत्व है, उनका मित्रत्व है। जितने करीब वो उनके रहे उतने करीब रहने के बाद तो आदमी को थन्ना लिखता, 500-800 पेज की किताब लिखता। मगर ये इन्होंने 200 पेज की किताब लिखी है, इसमें 75 पेज इनका, 75 पेज और उनका। ये इनकी उदारता है, ये उनकी कंजूसी है, या बाकी आगे कुछ और लिखना है। मैं तो चाहूँगा कि आप करीने से लिखिए, ऐतिहासिक क्रम में लिखिए। जब आप उनसे मिले तब क्या क्या हुआ, जोधपुर में रहे तो कैसे कैसे हुआ, जोधपुर से वो यहाँ चले आए तो आप कैसे कैसे रहे, फिर आपको जब उन्होंने यहाँ बुलाया, मैनेजर जी को यहाँ बुलाया, आप जब आए यहाँ तब कैसे कैसे रहा, कैसे आप इग्नू में गए, कैसे आप वहाँ गए, और इसमें जितनी मुलाकातें आपकी उनसे हुई हों उन सबको आप पूरे विस्तार से, फालतू चीजें मत लाइए, लेकिन जो कांट चीजें हैं एक क्रम में, ऐतिहासिक क्रम में आप लिख सकते हैं। आपकी वो जीवन जिया है, आपका वो भुक्त है, अनुभव है, अनुभूत है, और आप में वो क्षमता है। इस क्षमता को मैंने आपकी पहली किताब में आपको पढ़ी है पूरी, तो ये मैंने देखा कि ये वैसे है नहीं जैसे कि तुम्हें दिखते हैं। पहला नहीं बोलूंगा, पहला बुरी है, जरा सोच समझ कर उनसे बढ़ाना रिश्ते, ये वैसे है नहीं जैसे कि तुम्हें दिखते हैं। तो ये उस अर्थ में मैं ये समझता था, लेकिन ये किताब पढ़ करके एक अलग राम बख्श मेरे सामने आए हैं कि वो चुप रहते हैं, बोलते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, लेकिन सब देखते हैं, सब पर उनकी नजर रहती है। तो नामवर जी का भी आपने सब देखा है, सब पर नजर है, उसको लेके मत जाइए, उसको घर में छिपा के मत रखिए, कंजूसी मत कीजिए। आज से लिखना आप शुरू करिए और उसी क्रम में लिखिए, और भले 2 भाग में छपे कि 3 भाग में छपे, छपाने का जिम्मा भी हम लोग ले लेंगे इसको, लेकिन आप देखिए उनका सब कुछ बाहर आए, थोड़ा भक्ति भाव से जब लिखते हैं तो भक्त हैं, सब जानते हैं, इज्जत जाहिर है। जब तुलसीराम के भक्त हैं इज्जत जाहिर है, लेकिन तुलसीराम की शिकायत करते हैं, उनसे सवाल करते हैं, तो आप भी शिकायत भी करिए, सवाल भी करिए। मित्रता आपकी, भक्ति आपकी तब भी बनी रहेगी, और वो एक देन होगी आपकी इस साहित्य समाज को। मैं सुरेश शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ, क्षमा याचना के साथ मैं थोड़े में अपनी बात रखूँगा ताकि आसानी से सारी बात हो सके। तो आगे आगे सर जरा, हाँ, एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए नामवर जी ये किताब है, इसके बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह कहने की है कि यह एक नई विधा की तलाश है। मेरे लिए नामवर जी ये सिर्फ इनके लिए राम बख्श जी के लिए नामवर जी नहीं है, उसमें जितने सारे लोग हैं। हुआ ये था कि 4 साल तक उनके जन्मदिन पर राम बख्श जी कार्यक्रम करते थे, और उसमें एक आदमी उनके जीवन में उनके लिए जो नामवर जी है वो बताता है, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर 8वें, मतलब मैनेजर पांडे, गंगा प्रसाद विमल, केदार जी, निर्मला जैन, विश्वनाथ त्रिपाठी, काशीनाथ सिंह, ये सब आते गए और इन्होंने अपनी बात रखी मेरे उनके लिए नाम। तो कुल मिलाकर ये उन सब के लिए नामवर जी क्या है, तो उससे एक नई बात निकलती है कि एक आदमी के लिए नहीं बल्कि इन सबके लिए, और जिसका समाहार संपादन एक तरह से वो राम बख्श ने किया। तो एक नया प्रयोग 4 साल में जो किताब तैयार हुई। एक दूसरी बात यह है कि हम लोग एक चीज पर ध्यान, एक नई विधा भी है ये, ओरल क्रिटिसिज्म, वाचिक आलोचना। ओरल हिस्ट्री होती है जिसको हम लोग इकट्ठा करते हैं डॉक्यूमेंट्री में, और इतिहास का ये बनता है। विपिन चंद्र ने इसके ऊपर काफी लिखा भी है। तो ये जो पूरी किताब है ये एक प्रकार से ये ओरल क्रिटिसिज्म है। इसको देखेंगे आप, जो लिखकर आप क्रिटिसिज्म जो का जो रूप होता है उसका जो चीज सामने आती है, और जो एक्सटेम्पोर जो अवचेतन से तुरंत आप बोलते चले जाते हैं उससे जो चीज सामने आती है उसमें एक फर्क होता है। और ये ओरल क्रिटिसिज्म है, ये वाचिक आलोचना है, और इस दिशा में
और काम किया जाना चाहिए, ताकि वो एक हमें और एक नई विधा मिले, और हम तुरंत अगर बोलते हैं किसी के बारे में, तो वो एक जो हमारी प्रतिक्रिया है उसका एक खास महत्व है। तो इसलिए रामबख्श जी की यह किताब मेरे लिए नामवर जी एक नई शुरुआत है, और इसको इस तरह से देखना चाहिए। दूसरी बात है कि अब उस पर आप जब पढ़ेंगे, और ये सारे लोगों का जो कहना है वो सब तो सारा है ही, लेकिन नामवर जी के बारे में इस किताब के इस कहने के बाद मैं कहना चाहता हूँ, रत्नावली का संपादन हो रहा है, उन पर बहुत किताबें जीवनी लिखी गई है, उन पर आलोचना लिखी गई है, लेकिन नामवर जी के कुछ मूल कहाँ से वो आते हैं, किस तरह की स्थिति थी, कैसे उनकी शुरुआत होती है, और कहाँ से यथार्थवाद की ओर उनकी दृष्टि शुरू होती है, इस सब की खोज होनी चाहिए। रिसर्च का मतलब सिर्फ दी हुई किताब में से निकाल कर एक निष्कर्ष निकालना नहीं है, बल्कि वहां भी जाकर खोजना है जहां से नामवर जी आते हैं। नामवर जी बनारस के पास एक 20-22 किलोमीटर दूर एक जियनपुर गांव है, वहां पैदा हुए। जियनपुर, उस गांव का नाम 100 साल पहले ऊसर गांव था। तो खड़ान गांव एक पास में है, वहां से उनके पड़बाबा आए थे, और उन्होंने कहा कि ये ऊसर गांव इसका क्यों है ना, और थोड़े गाना वाना भी गाते थे। उन्होंने उसका नाम कहा कि नहीं, जियनपुर रहेगा इसका नाम, इसका नाम ऊसर गांव नहीं रहेगा। तो ये क्रिएटिविटी जो है वो रक्त में उनकी थी, और वहां से चलती चली आई। तो उनके जो पड़बाबा थे, उनकी जो माँ थी वो गाती थी, और शादी ब्याह में जाकर उनका वो सारा, उससे उनका सारा बनता। पिता उनके शिक्षक थे, पहले मिडिल क्लास थे गांव में, तो वो नार से, तो वो उनसे काफी, उनको स्कूल में उनका एडमिशन हुआ, फिर वो सारा कैसे छठी क्लास में जब गए तो उन्होंने कविता लिखनी शुरू की। नाम ये दर्ज किया जाना चाहिए। वो उसमें हिटलर का आक्रमण जो हुआ था उस पर, तो उन्होंने कविता लिखी, आस हुई माँ चढ़ो बरतानिया पे हिटलर पुनीत उन्होंने अपना उपनाम रखा था, नामवर सिंह पुनीत उपनाम, चढ़ियो बरतानिया पे हिटलर पुनीत, जैसे गढ़ लंक पे पवन सुत कूदी गए। जैसे हनुमान लंका पर कूद गए, वैसे ये क्लास में बड़ी तारीफ हुई, शिक्षक ने भी तारीफ की, छठी क्लास। लेकिन 7वीं क्लास में ये जो वीर गाथा काल है उनके, वो रीति काल में बदल गया। उन्होंने कविता लिखी नामवर जी ने 7वीं क्लास में कि आस हुई मास प्रिय मिलन अवधि की है, उमगे उरोज रहे कंजुकी मसकी मसकी। उनके जो शिक्षक थे उन्होंने देखा, उनकी कॉपी पर लिखा हुआ था, जो जिसमें उन्होंने आंसर लिखा था उसी में ऊपर लिखा हुआ था। उन्होंने कहा, बुलाया उनको, कहा कि अब तुम्हारे पिता को बुलाता हूँ और तुम्हारी शादी वादी करना। ये क्या लिखने लगे हो? है तो ये तो उनके, इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि उसके बाद नामवर जी ने 41-42 की बात की। 1945 में उन्होंने पहला आलोचनात्मक लेख जो छप, वो तुलसीदास पर है, समाज चेता तुलसीदास। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वो सब संकलन वगैरह में आना चाहिए वो उनका लेख। वो उन्होंने लिखा है कि जो ये तुलसीदास है वो ये जो यथार्थ है, उस आदर्श में यथार्थ, और उनको पढ़ने से लगता है कि एक लेखक को आदर्श में यथार्थ की तलाश करनी चाहिए और यथार्थ में आदर्श की तलाश करनी, आदर्श में यथार्थ की तलाश करनी चाहिए और यथार्थ में आदर्श की तलाश करनी चाहिए। इस सूत्र को अगर आप देखेंगे, पूरा लेखन नामवर सिंह का इस सूत्र पर आता है। वो कम्युनिस्ट थे, लेकिन एक आदर्श के साथ, लेकिन यथार्थ को सामने रखते, और यथार्थ को वो देखते थे तो कम्युनिज्म के निगाह से देखते। तो ये जो तुलसीदास 45 में उन्होंने लिखा, वो उनका सारा जीवन रहा, और वो चाहे वो हर दौर में जो उन्होंने उनके जीवन के, जो उनके लेखन के अनेक पक्ष हैं,
जिस पर अलग से विचार होना चाहिए। तो बहुत विराट है, चाहे उन्होंने कविता की जो विभिन्न प्रवृत्तियाँ हैं उस पर लिखी है, या कहानी नई कहानी पर लिखा हो, या उन्होंने आलोचना पर, मतलब एक लंबा सिलसिला है, वो लंबा समय लग जाएगा, हमारे पास 15 मिनट का समय है। तो वो हम लोग कभी बात करेंगे कि कैसे समय के साथ जो उस समय की नई प्रवृत्तियां हैं उसको उन्होंने आदर्श और यथार्थ के बिंदु से उसकी आलोचना करने की कोशिश की है और सामने लाने की कोशिश की। तो ये उनके लेखन का वो एक पूरी यात्रा का सूत्र है जो हमें देखना चाहिए। और नामवर जी पर काम अभी शुरू हुआ है, और ये जो इन्होंने जो जिन व्याख्याताओं का संकलित किया है उससे कुछ नई चीजें भी सामने आती हैं। ये कहने के बाद, उनके कृतित्व के बाद, मैं 5 मिनट उनके व्यक्तित्व के बारे में कहना चाहता हूँ। नामवर जी से जो संपर्क रहता था उसमें उनको आप कुछ पूछिए, अगर उनके पास उत्तर नहीं है तो वो आपको कभी न कभी उसका उत्तर देंगे। मैं उनके लिए अपने गांव से मालदा आम लेके गया, गर्मियों में होता है वो मालदा आम, यहाँ लगड़ा आम कहते हैं, वो लेके गया मैं, तो बड़ा खुश हुए। मैंने कहा कि डॉक्टर साहब इसका नाम लगड़ा आम क्यों है? हाँ ये तो आप ठीक कहते हैं, बस हो गई बात खत्म। उसके बाद उन्होंने लगभग अगले साल फिर मैं आम लेके गया, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल पूछा था ना आपने कि फिर लगड़ा आम लेके आप आए हैं। ये लगड़ा आम जो है इसकी एक कहानी है। हमारे बनारस में एक मंदिर है, वहाँ बंगाल से एक मालदा जिला है, उसको मालदा जिला से एक आदमी आम का पौधा छोटा आम लेके आया था, और उसने खाया, सारे पुजारियों को भी खिलाया, और उसका बीज यही छोड़ गया आठी में, तो वो छोड़ गया, वो उपजा, और वो आम फला 3-4 साल में। वो तो मतलब गजब का मीठा था। ये जिंदा थे ये पुजारी, उन्होंने कहा कि क्या नाम रखा जाए, कहा कि वो लगड़ा साधु दे गया था, उसका नाम ये है, उसकी कहानी। ये उन्होंने मुझे कहा 1 साल बाद हमारे शिक्षक थे, लेकिन उनके दिमाग में ये वो रिसर्च आदमी सिर्फ उन्होंने सिर्फ अपभ्रंश पर एक खोज नहीं किया, नामवर जी ने लगड़ा आम पर भी शोध किया। दूसरी बात क्या हुआ कि एक बार उन पर डॉक्यूमेंट्री में बना रहा था, तो उनके घर गया, वो शूट हो रहा था। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आपका सफ़ेद कुर्ता है, ये बात बनेगी नहीं कैमरे में, आप ऐसा कुर्ता पहनिए जिसका रंग ऑफ वाइट हो। अब मैंने काला कुर्ता पहनने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, अच्छा आइए। वो दूसरे कमरे में ले गए, ऐसे अलमारी खोला, वो अलमारी थी, उसमें कुर्ते टंगे हुए थे 6-7-8। उन्होंने कहा कि देखिए इसमें, और फिर उन्होंने मालूम नहीं राम जी बताएंगे किस मध्यकालीन कवि की ये कविता है। उन्होंने कहा कि ठीक है चुन लीजिए, आप पहन लूंगा। फिर कहा उन्होंने, जाही भेखा हरी मिले तही तही भेख धरा है, जिस वेश में है वही वेश धारण करना चाहिए। तीसरा संस्मरण उनका जो है वो है नामवर जी का जो घर है जहाँ वो रहते थे, तो सीढ़ियाँ चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पर उनका घर है, चढ़ के गया मैं, तो वो कुछ मैं उनसे इंटरव्यू वगैरह कुछ कर रहा था, तो उन्होंने ज्ञान पर बात हुई कि फालतू ज्ञान नहीं आदमी को करना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं होता है, जो जरूरी है वो पढ़ो, खत्म करो, दिमाग सीमित है, उसके लिए फालतू चीज़ों का नहीं करना चाहिए। जैसे कोई ये कहेगा, मुझसे मिलने आया और कहे कि भाई मैं उससे पूछूं कि तुम कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हो, ये कोई बात नहीं, ये ज्ञान का। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है डॉक्टर, क्या? मैंने कहा 36 सीढ़ियाँ हैं और आपके घर का नंबर भी 36 है। तो मेरे लिए ये श्लेष अलंकार है। तो उन्होंने कहा कि हाँ आप पत्रकार हैं, तब इसका एकदम तो सही है, बाहर का भी ज्ञान होना चाहिए और फालतू चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। एक तो सुन रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने बहुत मानवीय भी थे। वो क्या हुआ कि कुलदीप कुमार थे, उनको एडमिशन नहीं हुआ, SFI के थे वो, नामवर जी का CPI का समर्थन था, विरोध होना था, उनका एडमिशन नहीं हुआ, घेराव हो गया और एकदम सुबह से कार्यवाही होती रही, सब लोग घेरे रहे। उसके बाद मैं भी था, मतलब एकदम से बाहर सब लोगों के साथ ही था, तो उन्होंने ऐसे इशारा किया, बुलाया, कहा कि जाओ छात्रों को कहो खाना नहीं मिलेगा, मैं बैठा ही रहूँगा,
मैं जाऊँगा नहीं, खाना खा के आ जाए। मैंने अनिल चौधरी थे जनरल सेक्रेटरी, उनको मैंने कहा कि जाइए आप खाना वाना खा के आइए। और वो उसके बाद वो खाना खाने गए और उसके बाद संदेश भेजा कि नामर जी को कहिए कि चले जाए, हम लोग नहीं आए। तो अपने मानवीय व्यवहार में लास्ट उनका संस्मरण वो है कि वो इतना डेडिकेटेड थे हमारे थीसिस वगैरह को लेकर कि हम जो चैप्टर लिख के उनको देते थे तो वो अगले दिन उनको भी ध्यान होगा रामर जी को, अगले दिन वो हम लोगों को वापस करते थे। तो अगले दिन वापस करते थे तो क्या होता था कि थीसिस आज हमने जाके विभाग में दिया, उस दिन नामवर जी टहल के लौटते थे तो हम लोग भी उसी सड़क पर टहलते थे, नामवर जी न टकरा जाए इसलिए उनके टहलने के बाद टहलते थे। तो वो देखता था भाई जिस दिन थीसिस दी हुई, मैंने अपने चैप्टर दिया हुआ है 80 पेज या 70 पेज, उस दिन वो देर रात तक लाइट जल रही है, यानी वो। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि चलो यार अब सोने, क्या बात है 11 बज रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, बड़े गुरु जो है वो हमारी थीसिस देख रहे हैं, जगे हुए हैं, मैं पुल पर बैठता हूँ, जब कोई बत्ती बुझेगी तो मैं जाऊँगा। तो इस तरह का एक रिलेशन था जो बना हुआ था, और इस तरह के नामवर जी थे और इस किताब में हुआ है। राम बख्श जी हम लोग पुराने मतलब साथी रहे, हमारे एक साथ सीनियर रहे हैं। जब मैं करने आया, मतलब एग्जाम देने आया जेएनयू में, तो इन्होंने हमारी इन्हीं के कमरे में और विजय शंकर चौधरी के कमरे में ठहरा और बहुत मदद भी मिली इनसे, और भी कई अभावों को दूर करते रहे। जाड़े में ट्रेन से जयंती जनता एक्सप्रेस से गांव जा रहा था, कंबल नहीं था अपने पास, कंबल काहे को होता, या कभी भी जाना रहता है ना, तो 12 महीने कंबल क्यों रखा जाए, तो कंबल नहीं था। इनके पास गया मैं कि कंबल दे दीजिए, तो कहा कि हाँ ले जाओ। वो कंबल लेके मैं गया गाँव, वहाँ से जैसे ही स्टेशन पर उतरा, विजय शंकर चौधरी जी के थे हमारे दोस्त, वो गाँव जा रहे थे। उन्होंने कहा कि शर्मा जी कंबल दे दूँगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ, तो उनको मैंने कंबल दे दिया। वो गए गाँव, वो गाँव से जब लौटे फिर उसके बाद आए, मिले मुझको हॉस्टल में, गंगा हॉस्टल में, तो हमने कहा कि कंबल रामक जी का, कहा कि यार वो मैं जल्दी में मैं उतर गया ट्रेन से और कंबल तो उसी, तो कंबल मैंने वापस नहीं किया है रामक जी का, और कैसे कंबल वापस होगा ये देखिए दोस्तों, हमने जो है काफ़ी बार यहाँ दोहराया है कि हम जो कॉलेज में संगोष्ठी होती है 4-5 घंटे की चर्चाएं, इतना लंबा नहीं करना चाहते। 1 घंटे आज के ज़माने में चर्चा के लिए बहुत काफ़ी है। और आप सब जानते हैं जो 5 दिन का टेस्ट मैच था क्रिकेट का, वो 20-20 हो गया। अगर आज 5 दिन का मैच हो क्या आपको आनंद आएगा, है ना। तो हमारे ये भी है, मैंने नामवर सिंह को जो है 5-6 बार सुना। कैफी आदमी को साहित्य अकादमी की महात्तर संस्था सदस्यता दी गई थी। इस कौन में उनको कहा गया नामवर जी जो है 10 मिनट बोलेंगे और 9 मिनट में बैठ गए। इसी तरह आलोक श्रीवास्तव को हेमंत पुरस्कार मिला था, वहाँ भी उनसे कहा गया कि 10 मिनट नामवर जी बोलेंगे, वो 8 मिनट में बैठ गए। और उनको जब 1 घंटे कहा जाता था तो 1 घंटे बोलते थे, और इतना कि कोई आदमी उठ के बाथरूम तो नहीं जाता था जब तक वो बोलते थे। तो नामवर जी से हमको जो समय की मर्यादा है वो भी सीखने की जरूरत है। और त्रिपाठी जी जो है इतने भाव विभोर हो गए थे कि कब वो 20 मिनट क्रॉस कर गए पता नहीं चला। उनसे भी मैंने कहा था त्रिपाठी जी 10 मिनट बोलना है, हमने 13 मिनट 3 मिनट। देखिए बात यह है कि कुछ लोगों ने इस किताब के ऊपर लिखा है, उसमें नागौर जिले के भंवरलाल जाट हैं जो एक प्राचार्य हैं, तो उनकी कुछ लाइनें आपके सामने मैं पढ़ना चाहूँगा। प्रोफेसर राम बख्श जाट ने गुरु शिष्य के रिश्ते को बरकरार रखते हुए लेखन में तटस्थता दिखाई है। ऐसी तटस्थता कठिन काम है। पक्ष विपक्ष के परे निष्पक्ष रहकर किसी विषय पर लिख पाने की कला में हर कोई कुशल नहीं होता, मगर प्रोफेसर राम बख्श को इसमें महारत हासिल है। इसलिए ये पुस्तक किसी कार्यक्रम में हुए भाषणों का संकलन मात्र नहीं है, वरन एक ऐसा जीवंत दस्तावेज है जो कि साहित्य संसार में प्रचलित अनेक मिथकों को तोड़ देती है।
ये जो है उनका था। एक और राइटर है तो उन्होंने जो है भेजा है, उसकी भी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ रहा हूँ। मेरे लिए नामवर जी ये किताब नहीं, मेरे लिखी ये तहखाने में करीने से रखा हुआ संग्रहालय है। इसमें कई अंतर यात्राएं हैं, हर यात्रा की अपनी कथा है। बस इन कथाओं को बूझने का निश्चय काम रामबख्श ने किया गया है। ख्यात नाम के अतिरिक्त बहुत सारे अज्ञात कुलशील नाम भी इस पुस्तक के सहयात्री हैं। भारतीय मन का पावन अंश गुरु लाभ के रूप में इस किताब में उपलब्ध है। कृतज्ञ होकर नामवर जी ने अपने गुरु के लिए दूसरी परंपरा की खोज लिखी है। नंद दुलारे वाजपेयी के लिए विजय बहादुर सिंह ने आलोचक का सुदेश लिखा है। उसी मनके की एक इकाई जो मेरे संपर्क में आ सकते थे और जिनको नामवर जी पसंद करते थे, जिनका नामवर जी ने कुछ ज्ञान का या कुछ उपकार किया था, उन लोग हम जन्मदिन मना रहे थे। उस जन्मदिन की स्थिति है, इसलिए ये इसमें आता। दूसरी एक बात और उन्होंने कही थी कि नरेंद्र पांडे और नामवर जी के बीच का विवाद, तो वो विवाद उनके छात्रों की देन था। जेएनयू में छात्रों में बहुत कंपटीशन होता था। हम और सुरेश जी तो नामवर जी के स्टूडेंट थे, तो हमको किसी से कंपटीशन और ईर्ष्या द्वेष होता ही नहीं था। जिसको ईर्ष्या द्वेष करनी होती हमसे करता। तो पांडे जी के जो विद्यार्थी होते थे उनको लगता था कि हमारे गुरु थोड़े छोटे कैसे, इनका भी जो थोड़ा बड़ा करते हैं और नामवर जी से टकरा के उनके बराबर टकरा करते। तो उन्होंने हवा दे करके इस झगड़े को बढ़ाया और कैंपस में इतना अभी प्रचलन था कि मैं इरिटेट होता था। मैंने क्या बात, नामवर जी का तो योगदान है नरेंद्र पांडे के जीवन में, और कई बार गुस्सा होते थे तो भी कहते हैं कि नामवर सिंह बहुत अजीब सा आदमी है, सामने आते हैं तो हृदय अपने आप इनको नमस्ते करने के लिए झुक जाता। तो विरोध था और इसलिए मैंने उनको का भाषण दी थी और ये बताइए आपके लिए नामवर जी क्या किया। तब उन्होंने ये सारी बातें कही। जो नहीं कही वो ये था कि जब सिलेक्शन हो रहा था तो सिलेक्शन में नरेंद्र पांडे कैंडिडेट थे और वो तो मैं कई बार लिख चुका हूँ। पहले सिलेक्शन होता है फिर इंटरव्यू होता है। ये भारतीय विश्वविद्यालयों का पुराना